गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस। इसका हम लोग 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो इस पर भेज चुके हैं। जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इसको तीनों को प्रॉपर देख लें ताकि आगे समझने में आसान होगी। क्योंकि आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी मेन जो पार्ट है 15 पार्ट पर हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। जितना आज हो पाएगा उतना हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ते चलते हैं। तो 15 पार्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेस्टिव ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें 15 पार्ट में डिस्कस करने हैं कि ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कहाँ से शुरू होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ये लिप्स और चीक से ही शुरू होते हैं, ठीक है। फिर हमारा टंग आता है, फिर पैलेट आता है, तालू, फिर दांत होंगे, फेरिंग्स होंगे, ओसोफेगस होंगे, स्टमक होंगे, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इन सब चीज़ों पर हम जाकर के एक एक करके डिस्कस करते हुए फिर बीच बीच में हम लोग ग्लैंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स लगे होंगे जैसे लीवर, पेनक्रियाज, बाइल, तब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से होगा। अगर ये सब नहीं है तब उसका नाम एलिमेंट्री कैनाल के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों में ये 15 नाम आपके सामने हैं। 15 नाम हम लोग को 15 डिस्कस करने हैं। फिर 14 नंबर जो बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद ये हमारा सेशन फिनिश हो जाएगा। तो आज में भी हम स्टमक तक पहुंचने वाले हैं। 1 से 7 टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 1 से 13 तक हम एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर बायोकेमिस्ट्री होगी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। मतलब ये चैप्टर इतने छोटे नहीं है, इतनी आसानी से फिनिश होने वाले नहीं है। तो हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन इसका समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे चिक्स एंड लिप्स, ठीक है। चिक्स एंड लिप्स, देखिए चिक्स एंड, अब जरा ये गाल है तो ये क्या हो सकता है, तो ये माउथ का, आप गौर करिए, तो ये मुंह का ओपनिंग पार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग पार्ट हो गया। और ये जो चिक्स हो गए वो क्या होगा, उसका वाल के रूप में बनाने का, दीवार बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या लिखा कि इट फॉर्म ओपनिंग एंड वॉल ऑफ द ओरल कैविटी रिस्पेक्टिवली। मतलब गाल और ओठ क्रमशः मुख का खुलने वाला भाग है और मुख का खुलने वाला भाग और दीवार बनाने का काम करता है। इतनी बातें हो गई। हर टॉपिक के बारे में आप उसको देख करके, जो एनाटॉमिकल आप बाहर से जो देखते हैं उसके आधार पर उसको कुछ लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिस लैंग्वेज में भी लिखना है आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुंह और गाल के बारे में, चिक्स के बारे में तो इतनी ही बातें हम लिखेंगे ना कि इट इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द वॉल ऑफ द बुक्कल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी की ये दीवार बन जाती है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंडा और गर्म के प्रति ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। आप देखिए, हाथ से कोई चीज़ टच करके देखिए तो आपको कम गर्मी महसूस होगी, लेकिन वही चीज़ अगर गालों पे लगाया जाए वो ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। ठंडी के महीने में ठंडा हाथों को अगर चिपका दिया जाए कैसा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि ठंडी और गर्मी के प्रति इसका सेंसिटिवनेस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा उस पर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं जीभ के बारे में। बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेन्स हैं हमारे ये भी, जीभ भी। जीभ के बारे में हम लोग इतना जानना है कि इट हेल्प्स द मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये फूड को मिलाने में हेल्प करता है। पहला काम, ये भोजन को मिलाने में सहायक होते हैं। दूसरा काम, ये हेल्प करता है हमें बोलने में भी हमें बहुत सहायक है। अगर जीभ को रोक करके आप बोलने का प्रयास कीजिए, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज ए लॉट्स ऑफ टेस्ट बर्ड, इस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे स्वाद ग्रंथि होती है। ये 3-4 बात आपको ध्यान रखना है टंग के बारे में। वैसे एक छोटा सा डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं कि टंग किस तरीके से आपका, जैसे ये मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है। ऐसे ये हमारा जीभ हो गया, ये जीभ है, इस तरीके का हिस्सा आप बनाइए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ टेस्ट बर्ड है, यहाँ टेस्ट बर्ड है, फिर यहाँ टेस्ट बर्ड है, फिर पीछे टेस्ट बर्ड है। इतने सारे इलाके में टेस्ट बर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन से टेस्ट बर्ड होंगे, तो वो होगा स्वीट, ठीक है, स्वीट, SW। यहाँ पे सावर एंड साल्टी, S&S, सावर एंड साल्टी, खट्टा और नमकीन का टेस्ट बर्ड कहाँ है, ये राइट लेफ्ट दोनों बीच वाले पोर्शन में, ठीक है। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे इस वाले एरिया में बीटर टेस्ट है, बीटर टेस्ट बर्ड होते हैं। मतलब हम लोग अगर स्वीट अनुभव करते हैं तो वो फ्रंट से ही कर लेते हैं, और नमकीन
और खट्टा की बात करें तो बीच वाले एरिया से पता चल जाता है। और बीटर की अगर बात करें, करवा की बात करें, आप देखते हैं ना मिर्ची वगैरह जब लगती है तो पीछे एकदम कान के पास लगेगा कि एकदम लग रहा है करवा टाइप का। तो ये टेस्ट वर्ड इन सब चीज़ों में होता है। डायग्राम भी इस तरह से आप कॉपी में बनाएंगे, जगह भी मैंने इसीलिए छोड़ा है। सामने यहाँ पे हो गया स्वीट टेस्ट वर्ड, मीठा, ये हो गया सावर और साल्टी, एसएस, ठीक है, खट्टा और नमकीन, और पीछे हमारा हो गया बीटर टेस्ट वर्ड। इतना हो गया। अब चलिए हम लोग पैलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट नहीं, पैलेट, तालू। तालू कहने का मतलब ये देखिए, हमारे मुंह का ऊपर वाला भाग और नीचा वाला भाग, ये दोनों है। तो बिना पढ़े अगर आपको बताना हो तो क्या कह सकते हैं कि अगर मुख गुहा का ये छत बनाने का काम करेगा, वो ऊपर तालू जो जीभ से ऊपर है छत बनाने का काम करेगा और नीचे फर्श बनाने का काम करेगा। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी हार्ड है और नीचे वाला जो पार्ट है वो काफ़ी मुलायम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। पैलेट फॉर्म द हार्ड अपर रूफ एंड सॉफ्ट लोअर रूफ, ठीक है, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। ये करा ऊपरी भाग तथा मुलायम निचला भाग का निर्माण करती है। उसके बाद कहता है कि बिहाइंड देम सैलिवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, इनके पीछे, इसके पीछे सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए सूखा चीज हमने मुंह में रखा और वो भीग गया, उसको भीगने के बाद ही हम निकल पाएंगे, वैसे तो निकल पाएंगे नहीं, तो उससे ग्लैंड सैलिवरी निकलते हैं, सलाइवा निकलते हैं, जिससे वो पाचन में सहायक होता है। और सलाइवा बहुत ही कीमती एंजाइम्स है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। 3 नंबर पैलेट हो गया। चौथे पे हम लोग डिस्कस करेंगे तीत के ऊपर, ठीक है। तीत, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते आए हैं। तीत क्या है? यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहली बात। उसके बाद क्या करता है? ये फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। भोजन के बड़े कण को तोड़ करके छोटा करने में सहायक होता है, ठीक है। इट इज बेस्ट वे टू स्मार्टनेस, ये सुंदरता का भी बहुत अच्छा रास्ता है। अगर दांत सुंदर है तो ये लोग भी सुंदर देखने में लगेंगे, ठीक है, समझ गए। अब हमें जानना है, अब दांत का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप देखिए गौर से, इस तरीके का हम दांत का एक डिजाइन बनती है, ठीक है, ऐसे एक डिजाइन बनेगी, इस तरीके का डिजाइन बनता है। ये हमारा हो गया, इसे प्रीमोलर हम बना रहे हैं, मोलर बना रहे हैं, और यहाँ से फिर ये ब्लड वेसल्स हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गया, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्राउन, सी, और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे, रूट बोलेंगे। इस तरीके की हमें तीत की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप ये डायग्राम बनाएंगे भी इस जगह पे, ठीक है। अब इसके इतना समझ गए, इसमें ब्लड वेसल्स भी जुड़ा हुआ है। जब भी दांत टूटता है तो आप देखेंगे कि ब्लड वेसल्स भी, खून निकल रहा है। अब देखिए हम इसको समझते हैं टाइप्स ऑफ तीत। इसका तीत का हम टाइप समझने का प्रयास करते हैं। तीत का 2 तरह का टाइप्स होता है। सबसे पहला कि बचपन में जो दांत होते हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं, वो दांत टूटते भी हैं। तो मतलब क्या है? वो मिल्की तीत हम उसको कह सकते हैं, टेम्पररी तीत उसको हम कह सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है ICPM 2102। क्या नाम याद रखेंगे? ICPM 2102। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब इसका हम फुल डिस्क्रिप्शन आगे कर देंगे। ICPM 2102 बच्चों के लिए। और दूसरा हमारा हो गया परमानेंट तीत। आप देखते हैं ना कि 5 से 6 सालों में वो दांत टूट गया, दूध का दांत टूट गया और फिर नए दांत आ गए, तो वो परमानेंट है, वो लाइफ टाइम फिर रहेगा। वो टूटता है तो फिर नहीं उगते हैं, इसको हम परमानेंट तीत कहते हैं। जो एडल्ट में इसका फॉर्मूला है ICPM 2123। ICPM 2123। चाइल्ड में क्या है? 2102 और इसमें है ICPM 2123। अब ये ICPM क्या है इसको समझ लीजिए। ICPM क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे हमारे दांत में क्या होगा कि इस तरीके की सॉकेट है, जैसे ये ऐसे हमारा दांत है, ऐसे हमारा दांत है। तो यहाँ पे जो 4 दांतें हैं, 4 जो दांतें हैं वो सेम एक तरह का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारा नुकीला टाइप का दांत दिख रहा है, यहाँ पे एक नुकीला दिख रहा है। उसके बाद फिर 2 और ऐसे 2 और फिर पीछे हमारा 3 दांतें दिख रहा है, ऐसे पीछे 3 दिख रहा है। क्लियर? इतना हो गया। इस तरीके की सॉकेट है। अब इस सॉकेट को आप ऐसे बीचों बीच अगर बांटते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पे एक तीत, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां,
इतना दिख गया आपको, 8 टीथ यहाँ दिख रहे। तो ये जो 2 टीथ हमारा है इसी को हम बोलते हैं आई, इंसीजर। और ये जो नुकीला है इसको कैनाइन बोलते हैं, IC। और ये दोनों प्रीमोलर, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट का 3 है उसको हम बोलेंगे मोलर। अब समझ में आया? तो हमारे पास सॉकेट दोनों भागों में बांटा, तो हमने देखा क्या कि 2 1 2 3, 2 पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया 2 1 2 3। तो इस तरीके से आप हाफ, ये तो एक ही में हमने काउंट किया। तो अगर 4 सॉकेट, ये नीचे वाला मान लीजिए या ऊपर वाला मान लीजिए, तो 4 सॉकेट बने, हाफ राइट साइड, हाफ लेफ्ट साइड, फिर हाफ ऊपर का राइट लेफ्ट। तो एक में 8 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमारे अगर टीथ की बात की जाए तो इंसीजर की संख्या, इंसीजर 2 गुने 4, मतलब जो भी ICPM 2 1 2 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीमोलर की संख्या कितना है, तो जो डिजिट आपको दिख रहा है उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे प्रीमोलर पूछा तो ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कोई भी संख्या आपको कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स में क्या होता है? एक इपीग्लॉटिस होता है। इपीग्लॉटिस समझिए कभी, अभी देखिए इसमें क्या करेगा, इपीग्लॉटिस में एक चैम्बर बनाती है। इस तरीके से एक चैम्बर बनेगा, जैसे ये पाइपलाइन हो गया, एक सेकेंड, ये चैम्बर बनेगा। इस चैम्बर में एक तरफ से, अब ये चैम्बर हो गया, अब यहां से फूड पाइप आया, ऊपर क्या होता है? फूड पाइप है, ये फूड पाइप। तो फूड पाइप कहाँ चला जाएगा? इधर वाले में। और नीचे नॉस्ट्रिल ये चलाएगा इधर वाले में। तो हमेशा इसमें क्या देखा जाता है कि जो बीच वाला पार्ट है ना, हमेशा आप देखिए नॉस्ट्रिल ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? विंड पाइप है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं बीच में क्रॉस किया होगा, ये नॉस्ट्रिल हो गया, नीचे माउथ हो गया, तो ऐसे। लेकिन ये क्या है? गला दबता है, आदमी अगर फांसी लगा के मर जाए तो ये यहाँ से दब जाता है। तो हुआ एक्चुअली में क्या कि इसी बीच में ये फूड पाइप पीछे चला गया और विंड पाइप आगे आ गया, तो यहाँ से क्रॉस हो जाता है, डाइवर्सन बन जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं, उपजीवा बोलते हैं। ये क्या करता है? फूड को विंड पाइप में नहीं जाने देगा, हवा वाले लंग्स में जाने से वो रोकेगा। अगर आप जबरदस्ती किए तो वो ऐसा धक्का मारेगा, कभी देखते खाते समय अगर आप इधर उधर बोलते हुए, बातें करते हुए अगर खा लिए तो सीधा मुंह नाक से दोनों पानी के साथ वो वापस आ जाएगा। तो इपीग्लॉटिस क्या करता है? ये फूड को फूड पाइप में जाने देगा और विंड को विंड पाइप में जाने देगा, लंग्स में जाने देगा। अगर गलती से अगर एक दूसरे में अपोजिट चला गया, अगर एयर चला गया फूड पाइप में तो कोई प्रॉब्लम उतना क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर फूड चला गया विंड पाइप में, लंग्स में चले गए, तो वो वैसे स्थिति में आदमी का डेथ हो जाएगा। क्लियर? इतना इपीग्लॉटिस आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा है ओसोफेगस। ओसोफेगस, इसके बाद ये जो गर्दन वाला पार्ट है और लंग्स तक, ये स्टमक तक, ये हमारा ओसोफेगस कहलाता है, ग्रसन नली कहलाता है। ठीक है, ग्रसन नली कहलाता है ये। और इसमें क्या होता है कि देखिए, फूड पासेज थ्रू ओसोफेगस बाय पेरिस्टालिस प्रोसेस। पेरिस्टालिस एक प्रोसेस है, उस पेरिस्टालिस प्रोसेस को आप समझिए। जैसे आप शेरवानी में, वैसे तो देखे होंगे, जब दूल्हा शादी के लिए रेडी होते रहते हैं तो वो चारों तरफ से लड़कियां और लेडीज घेरी हुई हैं। शेरवानी में जब उसका जो बांधने वाला होता है, नारा अगर लगाना पड़े तो उसके लिए क्या करते हैं? तुरंत क्लिप निकालेंगे और हल्का हल्का खसकाते खसकाते पूरा इस पार से उस पार हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जब भी पेरिस्टालिस प्रोसेस का, तो पैजामा ध्यान रखिएगा, उसमें जो नारा हम लोग लगाते हैं उसको पेरिस्टालिस प्रोसेस, उसी तरीके से फूड हमारा फिसलते फिसलते आगे की ओर बढ़ता है और स्टमक तक चला जाता है। ग्रहणी से होकर भोजन पेरिस्टालिस प्रक्रिया द्वारा अमाशय तक पहुंचती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब रही बात स्टमक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टमक फ्लेक्सिबल होता है। स्टमक कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। देखिए ओसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। ओसोफेगस जो होगा, फूड पाइप जो होगा, वो अमाशय में खुलेगा, स्टमक में खुलेगा। ग्रहणी के खुलने का स्थान कहाँ है? अमाशय में है। ये देखेगा कैसा? ये दिखता है JUC शेप का। JUC शेप का कैसे दिखेगा? JUC शेप का आप इसको देख लीजिए। जैसे ये हमारा इस तरीके का आपको दिखेगा, तो आप इसको देख लीजिए गौर से, आप उलट पलट के देखिए। या तो ये J टाइप का है, अगर हम यहां से देखें, ऐसे देखें तो ये लगता है J टाइप का है। ठीक है, J टाइप का लगेगा, नहीं तो देख लीजिए इसको, हाथ को आप लोग को भी प्रैक्टिस करने हैं। आप ये C टाइप का भी दिख रहा है। ठीक है, एक तरफ से C टाइप का दिख रहा है, इधर से आप देखिए तो ये लग रहा है उल्टा C टाइप का।
यहाँ से लग रहा है ये उल्टा जे टाइप का, और फिर ऊपर से देखेंगे तो ये यू टाइप का भी लग रहा है। तो इस शेप का ये बना हुआ होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। डायग्राम में ये सब बातें। स्टमक इस तरीके की होती है, इसमें लगभग 1.5 केजी फूड स्टोर किए जा सकते हैं। 1.5 केजी आप फूड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट बातें हमारा है स्टमक सेल कैसा कैसा होगा। स्टमक सेल को समझिए। इसमें पहला होगा म्यूकस सेल। म्यूकस सेल ये गोंद होता है ना, गोंद व्हाइट वाला आप गोंद देखे होंगे हमारे बॉडी में, अब नाक से भी आता है। ये म्यूकस होता है जो घिसेगा ना फूड, उस फूड पार्टिकल को उसमें घिसने से बचाएगा। स्टमक क्या करेगा, वो फूड पार्टिकल को जो इंटेस्टाइन वगैरह उसके दीवार में नहीं घिसने देगा। म्यूकस उसको कवर करके रखेगा। वो गोंद की तरह होता है, मतलब एकदम मुलायम टाइप का म्यूकस फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद होता है पेराइटल सेल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, आगे पेप्सिनोजेन को एक्टिव करेगा, पेप्सिन बनाने का काम करेगा। पेराइटल को इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का काम करता है। उसके बाद जो चीफ सेल है ये पेप्सिन सेक्रेट करता है, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम से उसको सेक्रेट करता है। इतनी बात आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में आप समझ लीजिए। इसके बारे में, इसमें 4 सेल होते हैं। पैनक्रियाज को आप ऐसे समझिए, पैनक्रियाज जो लीवर से नीचे है इस तरीके का पैनक्रियाज है, और यहाँ से ऐसे ऐसे पैनक्रियाज बना हुआ है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से पैनक्रियाज है ये, ऐसे बुक्स में भी आप देखेंगे ये पैनक्रियाज है। इसमें 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। अल्फा और बीटा, अल्फा सेल से नोट्स में भी आपको ये मिलेगा, अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागॉन सेक्रेट होता है। नोट्स में डिस्कस हम लोग करेंगे। अल्फा में ग्लूकागॉन सेक्रेट होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेट होते हैं। क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, और सारे टॉपिक भी तो हम इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए जब तक आप चैप्टर कवर नहीं करेंगे तब तक आपका कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो पैनक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के डेट में जो डायबिटीज वगैरह इतना, मधुमेह जो इतना हो रहा है, उसके पीछे रीजन पैनक्रियाज का प्रॉपर काम न करना, मेल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज माना गया है। तो पैनक्रियाज पे हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। आप इतना का काम आज कवर कीजिए, और अगर लगता है आपको कि मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।